हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल कॉमर्स माइस्ट्रो में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी टीजीटी कॉमर्स की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 8। इसके पहले के जो भी 7 पार्ट्स हैं वो आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी कॉमर्स सब्जेक्ट से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, पीजीटी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ ऑफ। तो क्वेश्चन जो है हमसे डिफरेंस पूछ रहा है नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बीच का। तो इसके पहले भी जो वीडियोस थी उसमें मैंने नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसको डिस्कस किया है। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है इसे हम NNP एट FC भी कहते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ जो हमें डिफरेंस दिख रहा है वो हमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का दिख रहा है। तो इसके पहले की जो वीडियोस थे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस फाइंड करना होता है तो फैक्टर कॉस्ट में हम जो है ऐड कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यानी कि इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, इसी तरह जब हम ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उसका जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ओके, और जब हम डोमेस्टिक और नेशनल की बात करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, NFIA। ओके, होप कि ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं आपको आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स एट द सेम लेवल इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन। गिवन ऑप्शंस में फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम, सेकंड है कॉस्ट और तीसरा क्वालिटी और चौथा सेल्स। तो यहाँ हमें ये समझाना है कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कब सेम रहेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी कर जाती है वो होती है हमारी कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है उसके साथ वो चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द शेयर मार्केट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो शेयर मार्केट है उसका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है। गिवन ऑप्शंस में क्या है, MRTP एक्ट है, फेरा है, BIFR है और सेबी। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि जो सेबी है वो हमारा रेगुलेटर है शेयर मार्केट ऑफ इंडिया का। ओके, अब आपको ये बताना है कि व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड। ओके, एंड व्हेन इट गॉट द स्टैट्यूटरी स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A firm that is the sole seller of the product without close substitutes is called। तो क्वेश्चन में हमारा जो कीवर्ड है वो हमारा सोल सेलर है, यानी कि सिंगल सेलर है, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तो ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा। गिवन ऑप्शंस में देखते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन या फिर ब्यूरोक्रेटिक। ओके, तो ये जो है हमारा मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे सिंगल सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। एंट्री कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी कैन बी। तो गिवन ऑप्शंस में क्या क्या है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट फॉर करेंट ईयर, डिफरेंट फॉर प्रीवियस ईयर्स एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस की बात हो रही है। जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है वो वेरी करता है ईयर टू ईयर। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर A वुड बी द करेक्ट आंसर। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। ओके, तो कई सारे हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इसी तरह से कैटेगराइज करता है
कि कौन उसने कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं और कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, जिससे कि हमारा कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ओके, और फिर कौन एनआर यानी कि नॉट रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनरल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ, ऑप्शंस है कैपिटल प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ओनली प्रॉफिट्स या फिर बाय द सेल ऑफ असेट। तो जो हमारे जनरल रिजर्व्स बनाए जाते हैं वो हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, ओके। जो हमारा प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल का होता है उसी से कुछ पोर्शन, जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसी से कुछ पोर्शन जो है, कुछ परसेंटेज, उसको हम ट्रांसफ़र टू रिजर्व के नाम से दिखाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ओके। कैपिटल प्रॉफिट से हमारा कैपिटल रिजर्व बनता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट इज नोन एज पीरियोडिकल कॉस्ट। तो यहाँ हमसे पीरियोडिकल कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस में देखते हैं, पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारी पीरियोडिकल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, ये एक तरीके की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स जो होते हैं हमारे, जो कि हम किसी एक पर्टिकुलर नाम से हम उसे एलोकेट नहीं कर पाते हैं, ओके। तो ये जो हमारी होती है ये फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आती है। तो पीरियोडिकल कॉस्ट को या फिर पीरियड कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। और जो हमारी एक और कॉस्ट होती है जिसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, ओके। वो हमारे मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी पीरियड कॉस्ट होती है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मार्जिनल का मतलब है कि एडिशनल, ओके। तो जब भी किसी प्रोडक्ट में जो कि किसी वजह से अगर कॉस्ट बढ़ जा रही है किसी भी एक्सपेंस की वजह से, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारा चेंज हो रहा है तो उसमें जो मार्जिनल कॉस्ट का रोल होगा तो उसे हम इसीलिए प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से भी कहते हैं। इसका जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स सोल्ड इज कॉल्ड। तो रेवेन्यू में अगर चेंज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू में अगर चेंज हो रहा है फ्रॉम सेलिंग ऑफ एडिशनल यूनिट्स, तो जहाँ पे भी वर्ड एडिशनल आ जाता है वहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू काम कर जाएगा। तो ये मार्जिनल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी वजह से अगर रेवेन्यू हमारा चेंज कर रहा है, ईच एडिशनल जो हमारा रेवेन्यू चेंज किया है तो वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसे रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is defined as the percentage change in dash that results from a percentage change in price। तो जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज चेंज इन, ऑप्शंस में क्या क्या है, सप्लाई डिमांडेड, क्वांटिटी या सप्लाई। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी डिमांड का वर्ड का यूज़ प्राइस के रेफरेंस में होता है तो उसे हम सिर्फ डिमांड नहीं, उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे, ओके। तो यहाँ पे बी और सी आपको एक जैसे लगेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी, बट कभी भी जब भी डिमांड का यूज़ और प्राइस का यूज़ हो रहा है आपस में तो जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड है वो ही यूज़ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में होने के चेंज की वजह से डिमांड पे क्या असर कर रहा है वही हमारा बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये जो है मार्जिनल एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है क्या, सेल्स में से जब हम माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ओके, तो हमारा क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ओके। इसी कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं तो हमारा EBIT आ जाता है। लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा ट्रू प्रूव हो रहा है। तो हमारा अगर हम फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन जो है आ जाता है, ओके। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू मेजर द वेरिएशन ऑफ अ आइटम। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करें जिससे कि हम वेरिएशन को जो है मेजर कर सकें। तो गिवन ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है। मीन है, डिस्पर्जन है, मोड है और हाइपोथेसिस है। तो यहाँ क्लियरली हम एलिमिनेट कर दें बाकी सारे ऑप्शंस को, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमें सही लग रहा है, क्योंकि डिस्पर्जन क्या बताता है, स्कैटर्डनेस बताता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है उससे वैल्यूज़ कितना डेविएट कर रही हैं। ओके, उतना कितने वेरिएशन पे हैं, तो ये हमारा वेरिएशन मेज़र करता है। इसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे जो है टूल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज़ नोन एज। तो अब हमें क्या कर यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन जो है वो हम किस प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। जॉब एनालिसिस, जॉब रोटेशन, मेरिट रेटिंग या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है एक 360 डिग्री अप्रेजल का टेक्निक है जहाँ पे हम जो है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हमें HR का हमारा पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर जो हमारा मैनेजमेंट का टर्म है इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर वन कंपनी, सप्लाई एरिया ऑफ अ कंपनी, सी में है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर द मैनेजर, डी में है कंट्रोलिंग टेक्निक्स। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो हमें ये बताता है कि एक हेड के अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं। अगर कोई एक पर्सन है जो कि मैनेजमेंट में एम्प्लॉय है तो उस एक सुपरवाइज़र के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा इस पर्सन का स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ मैनेजर। ओके, तो ये हमारा बताता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडियरी कंपनी इज ट्रीटेड एज। गिवन ऑप्शंस में है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट या फिर एसेट। अब पहले समझते हैं कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता क्या है। तो यहाँ पे दो कंपनीज होती हैं, एक होल्डिंग कंपनी होगी और एक सब्सिडियरी कंपनी होगी। ओके, होल्डिंग कंपनी जो होती है वो सब्सिडियरी कंपनी के कुछ शेयर्स एक्वायर कर लेती है। ओके, सपोज कर लेते हैं हमारा जो होल्डिंग कंपनी है वो एक सब्सिडियरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, एक्वायर कर रही है। ओके, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ओके, और एंड होता है कब, 31 मार्च को। ओके, अब जो डेट ऑफ परचेज है वो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के मिड में पड़ रही है। सपोज कर लेते हैं कि 1 मई को इन्होंने परचेज किया इस बिज़नेस को, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को 1 मई को परचेज किया। तो ये जो हमारा इस डेट से पहले के जो प्रॉफिट्स होंगे ये हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है, और जो डेट ऑफ परचेज के बाद के जो प्रॉफिट्स अर्न करेगी कंपनी उसे हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। तो ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है ये बार बार नहीं होता। ओके, तो ऐसे नेचर के प्रॉफिट जो कि बार बार नहीं होंगे उन्हें हम कैपिटल प्रॉफिट्स की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अब जब इस डेट से कंपनी ने एक्वायर कर लिया है सब्सिडियरी कंपनी को, तो अब इसके बाद के जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो हमारे रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स हो जाएंगे। उसको हम रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो हमारा जो पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट रहेगा उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, और जो हमारा प्री एक्विजिशन होता है यानी कि एक्विजिशन से पहले का जो प्रॉफिट है, क्योंकि बार बार तो होल्डिंग कंपनी जो है नहीं ना एक्वायर करेगी सब्सिडियरी कंपनी को, तो इसके पीछे ये कंसेप्ट है। तो जो हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का टेक्निक कौन सा नहीं है। ऑप्शंस में क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल गियरिंग है, कैपिटल बजटिंग है और ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि कैपिटल बजटिंग अलग चीज़ है। यहाँ पे हम टेक्निक सीखते हैं कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ओके,
लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और कैपिटल गियरिंग है और ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी है, ये सारे टर्म्स हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि ये स्ट्रक्चर किसी फर्म का स्ट्रक्चर में क्या है, कितना परसेंट इक्विटी है और कितना परसेंट डेट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर आता है। ओके, कैपिटल बजटिंग जो कि खुद में एक अपने में ही बड़ा टॉपिक है, तो वो जो है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट नहीं है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।